नमस्कार साथियों, मैं विशाल ऑल एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमें पता है कि हर साल यूपीएससी, प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लाखों बच्चे हर साल एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो ये है कि क्यों विगत कई वर्षों से अंग्रेजी माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम का रिजल्ट यूपीएससी में गिर रहा है। लेकिन मैं इस विषय पर जरा सा भी चर्चा नहीं करूँगा कि क्यों गिर रहा है, लेकिन मैं इस विषय पर ज़रूर चर्चा करूँगा कि किस प्रयासों के द्वारा, किस उपायों के द्वारा, किस कोशिशों के द्वारा और कैसे अंग्रेजी माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम के बच्चे बराबरी कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट को सुधारा जा सकता है। अपने अनुभव के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो 4 ऐसी फील्ड हैं जिस फील्ड पर, जिस क्षेत्र पर मेहनत किया जाए तो आने वाले दिनों में हिंदी माध्यम के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के तैयारी कर रहे बच्चों की बराबरी कर सकते हैं। यह असंभव नहीं है। पहला तो ये है कि प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों के सामने सीसेट को क्वालिफाई करने की एक चुनौती है। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस के लिए अपीयर नहीं हो सकते, और अगर आपकी प्री क्वालिफाई है या प्री में आपकी अच्छी पकड़ है तो आपको मेंस के लिए 3 क्षेत्रों में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। वैसे तो हर एंगल से, हर क्षेत्र में आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन एक अच्छी रैंक लानी है, एक अच्छी स्कोरिंग करनी है तो 3 क्षेत्रों पर अधिक एफर्ट की आवश्यकता है। पहला इंटरव्यू, दूसरा एथिक्स जिसे हम जीएस पेपर 4 भी कहते हैं, और तीसरा हमारा एस्से है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि एक बेहतरीन एस्से, एक बेहतरीन निबंध को कैसे लिखा जा सकता है। वर्तमान में यूपीएससी के एग्ज़ाम में निबंध को पूछने की जो प्रकृति है वो सामान्य नहीं है। तो जब निबंध को पूछने की प्रकृति सामान्य नहीं है तो कैसे एक सामान्य तैयारी करके एक बेहतरीन निबंध को लिखा जा सकता है। अगर मेरे साथी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले 2-4 निबंध को लिख के एग्ज़ाम हॉल में जाके एक बेहतरीन निबंध की शुरुआत करेंगे और एक बेहतरीन निबंध का एंड करेंगे, तो या तो वो अपने सिलेक्शन को रोक रहे हैं या फिर वो गलतफहमी में हैं। इसीलिए एक बेहतरीन निबंध को कैसे लिखा जाए, मैं और मेरी टीम के द्वारा लगातार इस विषय पर, इस क्षेत्र में मेहनत किया जा रहा है, और जिसमें आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको उसे यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए अकेले इस अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के बीच जो खाई है वो पाटी नहीं जा सकती है। अगर हम दोनों एक साथ आते हैं तो खाई को जरूर आने वाले समय में हम पाट सकते हैं। सवाल ये है, मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बताना चाहता हूँ कि निबंध जो पूछे जा रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि निबंध की शुरुआत कैसे करें। क्योंकि हम जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को इतना पढ़ लेते हैं, फिर एथिक्स है, साथ में ऑप्शनल है जो अपने आप में सागर है, कि अगर निबंध की प्रस्तावना, एक अच्छी भूमिका, एक अच्छी लेखनी शुरुआत हो जाए तो एक अच्छे निबंध का एंड होगा, ये मुझे पता है। लेकिन निबंध की प्रकृति ऐसी है कि समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से किया जाए। इन्हीं समस्या को हल करने के लिए अगले 10 दिनों तक आपको कुछ ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो अधिकतर वास्तविक होंगी और कुछ काल्पनिक भी होंगी। इन कहानियों को आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि किस निबंध के टॉपिक पर किस प्रकार यूटिलाइज कर रहे हैं, किस प्रकार इसे एस्से में भी जोड़ रहे हैं, किस प्रकार इसे आप इंटरव्यू में जोड़ रहे हैं या इंटरव्यू को प्रभावशाली कैसे बना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी भी टॉपिक पर ज़बरदस्ती किसी टॉपिक को घुसाने की कोशिश मत कीजिएगा, एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो टॉपिक को यूटिलाइज कर रहे हैं किसी दूसरे टॉपिक पर, एक
अच्छी कहानी को ख़राब कर देगी और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और इससे आप नकारात्मकता ही की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए ध्यान से किस टॉपिक पर किस प्रकार और किस टॉपिक को यूटिलाइज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आज की जो कहानी है वो कहानी है जो हमारे देश के सिस्टम पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। आज की कहानी है उस किरदार की जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि से नवाजा था। आज की कहानी उस किरदार की है जिस पर मशहूर फिल्म एक था टाइगर बन चुकी है। कहानी भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की है। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के गंगानगर सिटी में हुआ था। रविंद्र कौशिक 4 भाई बहनों में से दूसरे नंबर के थे। रविंद्र कौशिक ने गंगानगर से ही बीकॉम किए थे और रविंद्र कौशिक को शुरू से अभिनय करने का बहुत ही शौक था। इसीलिए उन्हें जब कभी भी मौका मिलता था, चाहे कॉलेज में, स्कूल में या सार्वजनिक जीवन में, वो अभिनय करते थे और ज़्यादातर देशभक्ति रोल करते थे। बात 1975 की है। रविंद्र कौशिक लखनऊ में एक प्ले कर रहे थे और ये प्ले भारत चीन के युद्ध पर आधारित थी जिसमें भारत की हार हुई थी। इस प्ले के दौरान चीनी सैनिक रविंद्र कौशिक को बंधक बनाते हैं और राज उगलवाने के लिए टार्चर करते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक बेतहाशा यातना सहने के बावजूद राज को नहीं उगलते हैं। संयोग ये था कि इस प्ले को रॉ के कुछ ऑफिसर भी देख रहे थे। प्ले ख़त्म होता है, रॉ के ऑफिसर रविंद्र कौशिक को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो इस पते पर दिल्ली आ जाओ, और एक पता लिख के दे देते हैं। लेकिन इसे हम संयोग नहीं कह सकते हैं कि रविंद्र कौशिक के प्ले देखने के लिए रॉ के ऑफिसर संयोग से मौजूद थे, क्योंकि रॉ के अधिकारियों की रविंद्र कौशिक पर पहले से ही नज़र थी। क्योंकि खुफिया एजेंसी के लोग ऐसे व्यक्तियों पर पैनी नज़र रखते हैं जो एक बेहतरीन अभिनय करते हैं, जिनके पास एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो अपने बातचीत से लोगों को आकर्षित करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच में आसानी से घुल मिल जाते हैं और खुफिया एजेंसी के लोग उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो बॉर्डर से सटे इलाके में होते हैं, और गंगानगर भी भारत पाकिस्तान की सीमा के पास ही है। ये बात शुरुआत 1975 की थी। 1975 के अंत में रविंद्र कौशिक बताए हुए पते पर दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक को अभी ये पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं और कौन सी जॉब दे रहे हैं, कैसी जॉब दे रहे हैं। रविंद्र कौशिक जब बताए हुए पते पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग रविंद्र कौशिक को डायरेक्ट रॉ के हेडक्वार्टर में लेकर आते हैं। तब रविंद्र कौशिक को पहली बार पता चलता है कि भारत के खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है। रॉ के मुख्यालय में रॉ के अधिकारियों के द्वारा रविंद्र कौशिक को जासूसी दुनिया की रोमांचित कहानियाँ सुनाई जाती हैं और फिर ये रविंद्र कौशिक से कहा जाता है कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो जासूस बनो। हालांकि रविंद्र कौशिक की सहमति के लिए पूछा जाता है कि क्या आप जासूस बनना चाहते हैं। रविंद्र कौशिक के रग रग में शुरू से ही देशभक्ति की भावना उफान पे थी। हम ऐसा ये नहीं कह सकते हैं कि केवल रविंद्र कौशिक के ही रग में, खून में देशभक्ति, हर भारतीय के खून में देशभक्ति की भावना होती है। रविंद्र कौशिक ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर देता है कि मैं जासूस बनूंगा और देश के लिए काम करूंगा। तुरंत रविंद्र कौशिक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और रविंद्र कौशिक की ट्रेनिंग 3 फेस में होती है। पहला फेस दिल्ली में, दूसरा फेस अमृतसर, तीसरा फेस पठानकोट। रविंद्र कौशिक को लेकर राय के अधिकारियों को लेकर एक राहत देने की बात यह थी कि रविंद्र कौशिक पंजाबी बहुत अच्छा बोलते थे और पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में पंजाबी बोली जाती है। लेकिन समस्या ये थी कि रविंद्र कौशिक को उर्दू नहीं आती थी और अगर रविंद्र कौशिक को अंडर कवर एजेंट के रूप में रखना है पाकिस्तान में तो अच्छी उर्दू पढ़ने, समझने, लिखने और बोलने आना चाहिए।
इस समस्या को सुलझाने के लिए राके अधिकारी एक हाजी को हायर करते हैं जो रविंदर कौशिक को इस्लामिक तहजीब और तालीम देते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए रविंदर कौशिक का खतना भी कराया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि राके अधिकारी शुरू से ही रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेजने का निर्णय क्यों ले लेते हैं? अमेरिका, इजराइल, चाइना में क्यों नहीं भेजते हैं? इसके दो रीजन हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और इस युद्ध में पाकिस्तान की हार होती है। 1971 में श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे और एक देश बांग्लादेश का निर्माण किया था, जिससे पाकिस्तान भारत से हमेशा बदला लेने के लिए सोचता था। और यही कारण था कि एक स्मार्ट जासूस की ज़रूरत थी जिसे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार की हर गतिविधियों के बारे में नज़र रखा जा सके। रविंदर कौशिक की ट्रेनिंग शुरू होती है। यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि जासूस भी 2 तरीके से होते हैं। एक शॉर्ट टर्म के जासूस होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के जासूस होते हैं। शॉर्ट टर्म का जो जासूस होता है उसे एक छोटा सा मिशन दिया जाता है संबंधित देश में और मिशन के पूरा होने पर वो वापस लौट आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो जासूस होते हैं, इन जासूस को जिस देश में भेजा जाता है उस देश का ही हो जाता है। वहाँ शादी करके अपनी फैमिली बसाता है और वहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं, वहीं पर अपना व्यवसाय करते हैं इस परिस्थितियों के अनुसार, और फिर उस देश के इनपुट को अपने एजेंसियों को भेजते हैं। राके लोग ये तय कर चुके थे कि रविंदर कौशिक को एक लॉन्ग टर्म एजेंट के रूप में भेजा जाएगा, इसीलिए उसका रविंदर कौशिक का खतना भी करवाते हैं। ट्रेनिंग पूरी होती है, 6 से 7 छोटे छोटे मिशन दिए जाते हैं ट्रायल के लिए कि कैसे रविंदर कौशिक जासूसी के लिए इन्हें हैंडल करते हैं। रविंदर कौशिक इन ट्रायल में बेहतरीन तरीके से, स्मार्टनेस तरीके से सारे मिशन को हैंडल करते हैं और फिर 1975 में ट्रेनिंग शुरू होती है और 1977 के अंत तक ट्रेनिंग से लेके और ट्रायल भी ख़त्म हो जाती है। राके लोग 1977 के अंत में यह तय करते हैं कि अब रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। पाकिस्तान की सारी कंडीशन, जोग्राफिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल के बारे में रविंदर कौशिक को बताया जाता है। लेकिन रविंदर कौशिक के सामने एक शर्त भी की थी कि रविंदर कौशिक की किसी को भी नहीं बताएंगे कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान जाने से पहले रविंदर कौशिक एक बार अपने गृह जनपद गंगानगर जाते हैं। परिवार वालों से ये बताते हैं कि उन्हें दुबई में एक जॉब मिल गई है और उस जॉब के सिलसिले में वो दुबई जा रहे हैं। 1977 के अंत तक रविंदर कौशिक एक नए नाम, एक नई पहचान, एक नई पते के साथ पाकिस्तान के कराची पहुंचते हैं। अब रविंदर कौशिक का नाम नबी अहमद साकिर है और रविंदर कौशिक को पाकिस्तान का वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी ज़रूरत के कागजात होते हैं वो वहीं पर मिल जाते हैं और एजेंसियों के लिए आसान होता है डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कराने के लिए। अब रविंदर कौशिक जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो महज इनकी उम्र 23 साल थी और रविंदर कौशिक अर्थात नबी अहमद साकिर कराची के एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लॉ की डिग्री भी हासिल करते हैं। जासूसी दुनिया में ये काम आसान नहीं है जितना हम कहानियों में सुन रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है क्योंकि लॉन्ग टर्म के एजेंट हैं रविंदर कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर। एक दिन एक उर्दू अखबार में एक इश्तिहार निकलता है कि पाकिस्तानी सेना में फ़ौज के लिए जगह निकाली गई है और जो भी इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। रविंदर कौशिक भी पाकिस्तानी सेना की फ़ौज में शामिल होने के लिए फॉर्म भरते हैं और संयोग से उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। जब ये बात राव को पता चलता है कि रविंदर कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर की एंट्री पाकिस्तानी सेना में फ़ौज के रूप में हो गई है तो उन्हें बहुत खुशी होती है राव के लोगों को, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए रविंदर कौशिक को भेजा गया है अब उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन रविंदर कौशिक की कर्मठता, रविंदर कौशिक की जुझारूपन, विद्वता के आधार पर लगातार प्रमोशन होता है और रविंदर कौशिक पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच जाते हैं। रविंदर कौशिक यहाँ 2 काम करते हैं। एक,
पाकिस्तानी सेना के लिए मेजर का काम अधिकारी के तौर पर, और दूसरा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए एक एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन इसका एक पहलू और है। जब रविंदर कौशिक की एंट्री पाकिस्तानी फौज में होती है तो कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना के एक अफसर की लड़की, जिसका नाम अमानत था, उससे प्यार हो जाता है। रविंदर कौशिक रॉ के पास एक मैसेज भेजते हैं कि मुझे अमानत से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि शादी करने के लिए रॉ की अनुमति ज़रूरी है। रॉ के लोग भी अनुमति देते हैं कि आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसियों के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत ही आसान होता है कि अगर वहाँ के लड़कियों से शादी कर लेते हैं या वहाँ पर अपना घर बार बसा लेते हैं तो शक का जो दायरा होता है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वो आपस में घुल मिल जाते हैं। जैसी अनुमति मिलती है, रविंदर कौशिक अर्थात नबी अहमद शाकिर अमानत से शादी कर लेते हैं। नबी अहमद शाकिर और अर्थात रविंदर कौशिक और अमानत के बीच एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम अबीब रखा जाता है। और ये किसी को शक नहीं होता, यहाँ तक कि अमानत को भी पता नहीं चलता है कि एक हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तानी का जासूस है। बताया जाता है कि रविंदर कौशिक पाकिस्तानी सेना में फौज से लेकर मेजर तक जब तक थे, तब तक हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ था। जैसे पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी के बारे में रविंदर कौशिक ने जानकारी दिए थे। रविंदर कौशिक के इनपुट कई बार ऐसे समय पे आए थे जब भारतीय सेना को हमले से बचाया गया था। रविंदर कौशिक ये भी बताते थे समय समय पर कि पाकिस्तानी सेना की क्या तैयारी चल रही है। लेकिन रविंदर कौशिक के सारे इनपुट, सारे इन्फॉर्मेशन राग के पास इतनी चतुराई से, इतनी स्मार्टनेस तरीके से भेजते थे कि पाकिस्तानी सेना को पता भी नहीं चला। और ये आपको पता है कि दुनिया के सभी सेनाएं के अधिकारी जो होते हैं वो अपने सेना के लोगों की भी जासूसी करते हैं कि कहीं ये किसी दूसरे देश के साथ तो नहीं मिल गए हैं, ये देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सेना भी कर रही होती, लेकिन कभी भी शक के दायरे में रविंदर कौशिक उर्फ नबी मोहम्मद शाकिर नहीं आया। 1983 में किसी और की गलती की वजह से रविंदर कौशिक का पोल खुल जाता है। बात ये थी कि 1983 में रा के लोगों ने पंजाब से एक व्यक्ति को जासूस के लिए लाते हैं और रविंदर कौशिक की तरह उसे ट्रेनिंग दी जाती है। उसका नाम बदला जाता है और उसका नया नाम इनायत मसीह रखा जाता है और उसे एक पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म एजेंट के रूप में एक छोटे से मिशन के लिए भेजा जाता है। और मिशन ये था कि आप रविंदर कौशिक से मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंट देंगे और एक मैसेज देंगे और देने के बाद फिर आप वापस आ जाएंगे। लेकिन इनायत मसीह जैसे ही पाकिस्तानी बॉर्डर को अर्थात बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस करते हैं, पाकिस्तानी सेना गिरफ्तार कर लेती है। पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में आने के बाद आपको पता है कि सेनाएं या पुलिस के लोग कैसे टार्चर करते हैं और इसी टार्चर के दौरान इनायत मसीह टूट जाते हैं और वे बता देते हैं कि पाकिस्तानी सेना में जो मेजर हैं नबी मोहम्मद शाकिर, एक हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी जासूस हैं जिनका नाम है रविंदर कौशिक। मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, रा के द्वारा मुझे भेजा गया। जब ये बात पता चलती है कि पाकिस्तानी सेना में मेजर जो है वो भारत का जासूस है, पाकिस्तानी सेना के बॉटम से लेकर टॉप तक के अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कहते हैं कि अगर तुम मिलने आया हो तो तुम तय योजना के अनुसार, तय समय के अनुसार रविंदर कौशिक से मिलोगे और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इनायत मसीह को पाकिस्तानी सेना कराची लेकर आती है और मिलने का जो स्थान था जिन्ना गार्डन था। अप्रैल 1983 दिन रविवार था, समय सुबह के 7:30 बजे था। उस जिन्ना गार्डन के चारों ओर पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस सिविल ड्रेस में मौजूद रहती है। इनायत मसीह तय समय के अनुसार जिन्ना गार्डन पहुंचते हैं। नबी मोहम्मद शाकिर और रविंदर कौशिक भी तय समय के अनुसार पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह का समय था। दोनों एक बेंच पर बैठते हैं, दोनों में एक अनजान व्यक्ति के अनुसार बातचीत होती है, जैसे लोग सुबह के समय टहलते समय बातचीत करते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान होता है, उसी समय पाकिस्तानी सेना और पुलिस रविंदर कौशिक को पकड़ लेती है। रविंदर कौशिक को जेल लाया जाता है सियालकोट में
और फिर टार्चर किया जाता है, कठिन से कठिन यातनाएं दी जाती हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। रविंद्र कौशिक से ये पूछा जाता है कि तुमने क्या क्या जानकारी पाकिस्तान, भारतीय एजेंसी, भारत सरकार और भारतीय सेना को दी है, लेकिन रविंद्र कौशिक अपना जुबान नहीं खोलते हैं। अगर इनायत मसीह न टूटे होते तो शायद रविंद्र कौशिक जासूसी दुनिया में कभी पकड़े नहीं जाते। फिर पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलता है और रविंद्र कौशिक को फांसी की सज़ा दी जाती है। अब रविंद्र कौशिक सियालकोट जेल में बंद हैं। कुछ समय में बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को कम करके आजीवन कारावास में बदल देती है। अब रविंद्र कौशिक खत भारत सरकार के नाम लिखते हैं और अपने घर वालों के भी नाम लिखते हैं। रविंद्र कौशिक को ये उम्मीद था कि जिस देश के लिए उसने पूरा जीवन कुर्बान किया और आप इस परिस्थिति में फंसा है तो भारत सरकार उसकी रिहाई के लिए ज़रूर प्रयास करेगी। रविंद्र कौशिक अपने घर वालों को भी पत्र लिखते हैं कि मैं इसी सस्ती में पाकिस्तान के सियालकोट में बंद हूँ, भारत सरकार और भारतीय मीडिया से संपर्क करके मुझे छुड़ाने का प्रयास किया जाए। रविंद्र कौशिक ये पत्र उर्दू में लिखते हैं और ये पत्र रविंद्र कौशिक के जब घर आता है तो रविंद्र कौशिक के पिता के हाथ में ही लगता है और पूरे परिवार में संयोग से उर्दू की जानकारी केवल रविंद्र कौशिक के पिताजी को थी। रविंद्र कौशिक के पिताजी पत्र को खोलते हैं और पत्र को पढ़ते हैं। पढ़ते ही रविंद्र कौशिक के पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु हुई, उधर जो खत है वो गुमनाम हो गया। कुछ समय बाद घर के किसी कमरे से या कोने से पत्र मिलता है। पत्र उर्दू में है। उर्दू की जिसे जानकारी थी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। अब एक जानकार व्यक्ति को, उर्दू के जानकार व्यक्ति को ढूंढा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है और पत्र को पढ़ाया जाता है। तब पहली बार घर वालों को ये पता चलता है कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के सियालकोट में बंद है। घर वाले दिल्ली आते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री, पीएमओ, रॉ में संपर्क करते हैं और भारत सरकार फिर ये हाथ खड़ा कर देती है कि मैं किसी रविंद्र कौशिक को नहीं जानता। जब ये बात रविंद्र कौशिक को पता चलता है तो रविंद्र कौशिक एक खत लिखता है भारत सरकार के नाम और भारत सरकार के ऊपर वो तंज जो लिखा जाता है उस खत में, उससे तो भारत सरकार को शर्मिंदा हुई होनी चाहिए, हमारे सिस्टम के लिए लज्जा का विषय है। रविंद्र कौशिक अपने खत में लिखते हैं कि जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया, मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे मेरी देशभक्ति का ये सिला मिलेगा। अगर मैं CIA का एजेंट होता तो अमेरिका मुझे 3 दिन में छुड़ा लेती। अगर मैं मोसाद का एजेंट होता तो इजराइल मुझे 48 घंटे में छुड़ा लेती। लेकिन शायद अब मैं देश के किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए भारत सरकार मुझे पहचानने से इनकार कर दे रही। तभी यह होता है कि इसी दौरान 2 और जासूस भारत के पकड़े जाते हैं, करामत राही और गोपाल दास, और इन दोनों को भी सियालकोट जेल में ही लाया जाता है क्योंकि रविंद्र कौशिक भी सियालकोट जेल में बंद है। फांसी की सजा आजीवन कारावास हो गई है। तब पहली बार करामत राही और गोपाल दास को रविंद्र कौशिक की स्थिति के बारे में पता चलता है। हालांकि कुछ दिन बाद करामत राही की रिहाई होती है तो रिहाई के दौरान रविंद्र कौशिक करामत राही को एक फ़ोटोग्राफ देता है और एक पत्र देता है। वो फ़ोटो उसके लड़के अबीब का था और कहता है कि मेरे घर वालों को ये फ़ोटो दे देना और बता देना कि जब कभी भी अबीब हिंदुस्तान आए तो इस फ़ोटो के आधार पर उसे पहचान सके। करामत राही भारत आते हैं, राह के लोगों को और घर वालों को भी रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर की स्थिति के बारे में बताते हैं कि किस जुर्म या सितम की वजह से रविंद्र कौशिक की स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है। हालांकि रविंद्र कौशिक ने घर वालों के नाम एक खत भी लिखा था कि मुझे TB हो गया है और यहाँ TB की दवा नहीं है, संभव हो तो दवा भेज दिया जाए। रविंद्र कौशिक के घर वालों ने दवा भी भेजी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना पुलिस का जुर्म सितम सहते हुए 16 साल जेल में रहने के बाद नवंबर 2001 में पाकिस्तान के मुल्तान जेल में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के 3 दिन पहले रविंद्र कौशिक मुल्तान जेल से एक खत और लिखते हैं। वो कहते हैं, खत में लिखते हैं
कि जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया उस देश के मैं किसी काम का लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस स्थिति में छोड़ दिया गया है। क्योंकि रविंद्र कौशिक को भी एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता था, जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। तो रविंद्र कौशिक की मृत्यु मुल्तान जेल में हुई थी और पाकिस्तानी सेना ने मुल्तान जेल में ही इनको दफन कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इसे रविंद्र कौशिक को मुस्लिम मानती थी। सवाल ये है कि इन 16 सालों में भारत में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई भी, और इन 16 सालों के दौरान रविंद्र कौशिक लगातार भारत सरकार से गुजारिश करता रहा उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन भारत सरकार के द्वारा रविंद्र कौशिक को छुड़ाने के लिए ईमानदार कोशिश नहीं हुई। सवाल ये भी उठता है कि जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए अपना नाम, धर्म, पहचान बदल दिया, जिस व्यक्ति के कारण पाकिस्तान की साजिशों को बार बार नाकाम हुआ, जिस व्यक्ति ने अपनी मिट्टी के लिए मरा या जिया लेकिन मरते समय उसे मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, जिस व्यक्ति को पाकिस्तानी सेना, दुश्मन की सेना ने पकड़ लिया लेकिन उसने एक भी राज नहीं खोला, क्या भारत सरकार के द्वारा उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं हो सकती थी? सरकार के उस समय सिस्टम में मौजूद लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि बचाने के दौरान आने वाला कल है, क्या हम बचा सकते हैं या नहीं, लेकिन क्या बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी? बात ये 1983 की है, जब रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी सेना पकड़ती है उसके राज खुलने के बाद। आपको बताएं कि 1988 में पहली बार तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को भी आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों की शर्तों को माना गया था और JKLF के कई आतंकवादियों को रूबिया सईद के बदले में छुड़ाया गया था। 1989 में कंधार प्लेन का हाईजैक हुआ था। 1989 में कंधार हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस के प्लेन का, जिसके बदले में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को छोड़ा गया था नागरिकों के बदले में। दुनिया में, जासूसी दुनिया में ऐसा कई बार अतीत में हुआ है कि जासूसों को छुड़ाने के लिए जासूसों की अदला बदली होती है कि 4 जासूस आपके हैं, 2 जासूस मेरे हैं, और आप मेरे जासूस को छोड़ दो, मैं आपके जासूसों को छोड़ दे रहा हूँ। क्या भारत सरकार के द्वारा इस तरीके की कोशिश नहीं की जानी थी? सवाल आपके निबंध, एथिक्स, इंटरव्यू में अगर सिस्टम को लेकर किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो आप इस एग्जाम्पल को थोड़ी सी बैकग्राउंड बता के और कहानी की कंक्लूड कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि हमें इजराइल से सीख लेनी चाहिए। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है और मोसाद की खुफिया एजेंसी अपने जासूस एलिकीनों को बचाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के सामने गुहार लगाया था कि एलिकीनों को छोड़ दिया जाए, उसके बदले में कुछ भी देने को तैयार था। हालांकि एलिकीनों को बचा नहीं पाया मोसाद, लेकिन अभी हाल ही में इजरायली सरकार ने ये बताया है कि जो एलिकीनों घड़ी पहनते थे उसे मोसाद ने ढूंढ निकाला है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा या भारत की खुफिया एजेंसी रा के द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं उठाया गया, ऐसा कोई भी ईमानदारी तरीके से काम नहीं किया गया जिससे रविंद्र कौशिक के एक देशभक्त के जीवन को बचाया जा सकता था, जिसने देश के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। इसी के साथ मैं आपको इसी कड़ी में कहानी रविंदर सिंह की जो जासूस की कहानी सुनाऊंगा। ये भारतीय जासूस के साथ CIA के लिए काम करते थे। इसी कड़ी में मैं माधुरी गुप्ता की कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, जो अपने शौक की वजह से, अपनी ईगो की वजह से भारतीय एम्बेसी जो पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी जो पाकिस्तान में, उस एम्बेसी में काम करती थी लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करती थी। इसी कड़ी में मोसाद के कई जासूसों की कहानी सुनाएंगे, जिससे आप
एक दूसरे के टॉपिक को कोरिलेट करके एक बेहतरीन निबंध में भूमिका बना सकें और एक बेहतरीन निबंध को एंड कर सकें। अगर ऐसे में किसी भी टॉपिक पर आपको पूछा जाता है, सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, कोशिशों के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये बता सकते हैं कि किसी भी विषय को लेकर कोशिश की जानी चाहिए और ईमानदार कोशिश की जानी चाहिए। अगर कोशिश की जा सकती है तो हो सकता है उसका सार्थक परिणाम भी निकले। जैसे अगर होम मिनिस्टर की बेटी रूबिया सईद को बचाया गया था, कोशिश की गई थी और इस कोशिश में रूबिया सईद को बचाया गया था। कंधार हाईजैक में भी कोशिश की गई थी, भले इसके बदले में हमें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन कोशिश करके 130 नागरिकों को लगभग बचाया गया था। लेकिन अगर भारत सरकार रविंद्र कौशिक के मामले में भी कोशिश करती तो शायद बचाया जा सकता था। इसी के साथ मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को लिंक को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा भी हौसला उत्साहित हो, मैं भी आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।